हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर टॉपिक ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ये ओस्टियोपोरोसिस क्या है, इसको हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो जो ये अपना ओस्टियोपोरोसिस है, पहले ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जहाँ पे जो अपना मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ये हम नॉर्मल जो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जो बोन का मेटाबॉलिज्म है, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब बोन जहाँ पे फॉर्मेशन होना चालू होता है और जो बोन्स है वो डिटोरिएट होना चालू होते हैं, जो वो एक प्रोसेस रहता है उसको हम बोन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बोन बनता है उसको हम बोन फॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं और जो बोन डिटोरिएट होता है उसको हम बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो हेंस फॉरवर्ड हम जहां जहां पे बोन डिटोरिएशन की बात आएगी हम उसको बोन रिजॉर्प्शन से समझेंगे। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए आपके भी दिमाग में, है ना। तो ये जो बोन बनने की और जो ये बोन रिजॉर्प्शन होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो एक बैलेंस रहता है उसको हम बोन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और वो जो बोन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो इसमें हैम्पर हो जाता है ना। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली सिचुएशन है ये जनरली फीमेल पे बहुत कॉमन रहती है। फीमेल में मतलब कब, जब फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। और हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में देखा था कि ईस्ट्रोजन कब कम हो जाता है, जब जितने भी हमारे ओवरी से जो ओवम जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो रहे हैं, उसको मैच्योरेशन करने के लिए जो एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो फीमेल हार्मोन, गायनेकोलॉजिकल जो हार्मोन रहते हैं, ये हार्मोन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है ये हार्मोन धीरे धीरे कम होना चालू होते हैं, क्योंकि अब जो इनका रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो वर्क रहता है वो धीरे धीरे कम रहता है, इतना जो है यूथफुल नहीं रहता है। तो धीरे धीरे ये जो हार्मोन है इसकी लेवल बढ़ जाती है। तो इसके रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, अनवांटेड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी को दिक्कत कर देते हैं, है ना। ऐसे में ही जो एक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जो फीमेल है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, उन फीमेल में जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है ये भी एक साइलेंट डिजीज है। जो अपनी बोन मास डेंसिटी है वो घट रही है, तो उसको हम कितना है कैसा है उसको हम जनरली लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करके ही समझ में आता है कि बोन की डेंसिटी कितनी है ना। इन नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हमको इतना कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। हाँ, जब कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है ना, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मॉडरेट से सीवियर लेवल का ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो टाइम पे फिर सिम्टम्स हमको इविडेंटली देखने को मिलती हैं। तो नॉर्मली इनिशियल फेजेज में नहीं देखने को मिलती, तो इसको भी हम एक साइलेंट डिजीज की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन, है ना। तो सिस्टमिक डेफिनेशन एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए आ रहा है या फिर 10 मार्क्स में भी आ रहा है तो हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ सिस्टेमिक स्केलेटन डिसऑर्डर। सिस्टेमिक स्केलेटन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो बोन है वो साथ में ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं का एक पर्टिकुलर जो बोन है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। हाँ, तो सिस्टेमिक मतलब क्या होता है कि सारे ही बोन इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। सिस्टेमिक स्केलेटन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, ये हमको हमेशा याद करना है। जो बोन मास है ना, जो ये बोन मास है, ये बोन मास डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। एंड डिटोरिएशन ऑफ बोन माइक्रो आर्किटेक्चर, जो एक बोन बना होता है ना ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, तो ये जो बोन का एक माइक्रो आर्किटेक्चर होता है, एक जो माइक्रो लेवल पे जो बोन का स्ट्रक्चर बना रहता है, वो माइक्रो आर्किटेक्चर डिटोरिएट हो जाता है, लीडिंग टू द इंक्रीज्ड बोन फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी मतलब क्या होता है कि ये जो फ्रेजाइल हो जाता है, मतलब ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, ज्यादा टूटने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बोन की माइक्रो आर्किटेक्चर खराब हो गई है और इन एडिशन टू दैट इसकी जो बोन मास की डेंसिटी है वो डेंसिटी भी कम हो गई, जिसकी वजह से बोन फ्रेजाइल बन जाता है। एंड ससेप्टिबिलिटी टू फ्रैक्चर, जिसकी वजह से जो बोन के फ्रैक्चर्स है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन रहती है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हम एक बार फिर से यहाँ पे डेफिनेशन को देखेंगे। अ सिस्टेमिक स्केलेटन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास डेंसिटी
एंड डिटोरिएशन ऑफ माइक्रो आर्किटेक्चर, किसका माइक्रो आर्किटेक्चर, बोन का माइक्रो आर्किटेक्चर, लीडिंग टू द फ्रेजिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी फॉर द फ्रैक्चर। जो ऐसा सिचुएशन, एक क्लिनिकल कंडीशन रहता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। इट अकर्स व्हेन रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, मतलब जो बोन डिटोरिएशन होने का प्रोसेस है वो एक्सीड कर जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, जो बोन बनने का प्रोसेस, जो रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन है उसके कंपैरिजन में जो रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब क्या है कि जितना बोन बन रहा है उससे ज्यादा बोन डिटोरिएट हो रहा है, रिजॉर्प्ट हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो क्या होगा, बोन धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, जिसके हिसाब से आगे जाके बोन को फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और हम सिंपल समझने के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव, लंबे समय तक धीरे धीरे करके अगर बोन लॉस हो जाता है या फिर बोन मास की डेंसिटी कम हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोल के समझेंगे, है ना। अब इसकी हम एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस की एपिडेमियोलॉजी क्या है। इट अफेक्ट मोर देन 200 मिलियन पीपल, है ना। 200 मिलियन बोले तो बहुत ज्यादा संख्या में पीपल इससे अफेक्ट होते हैं। लगभग हम 20 करोड़ आबादी दुनिया में ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रही है। 1 in 3 वुमेन, हर 3 वुमेन में एक वुमेन को आफ्टर एज ऑफ 50 ये ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कतें हमको देखने को मिलती है, जिनपे वो फ्रैक्चर होके हॉस्पिटल्स में आती है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है कि जो पोस्ट मेनोपोजल फेज रहता है, जहां पे फीमेल के जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस रैपिडली बढ़ता है फीमेल पे, और जिसकी वजह से जो इसके बोन फ्रैक्चर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। और ये सेंटेंस हमको क्या कहना चाह रहा है कि अगर हॉस्पिटल में हमारे पास 10 महिलाएं हैं, है ना, जिनमें बोन फ्रैक्चर की शिकायतें होकर हॉस्पिटल में आई है, तो उनमें से 3 लोग संभवतः ऐसे होंगे कि जिनकी बोन फ्रैक्चर जो है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हुई हो सकती है। और उसके बाद तीसरा है हिप, है ना, जो अपना हिप जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट रहता है ना, गिरते टाइम पे भी हिप सबसे पहले जमीन पे लैंड करता है। और जो वर्टिब्रे रहते हैं पीछे के, और रिस्ट जो है, क्योंकि आदमी जैसे कुछ कहीं पे गिरता है, फॉल होती है, तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो जनरली हाथ को नीचे लेके आता है, तो वहां पे रिस्ट फ्रैक्चर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हिप, वर्टिब्रे और जो रिस्ट फ्रैक्चर है, ये सबसे कॉमन टाइप के ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हैं जो क्लिनिकली रिकॉर्ड करे गए हैं, है ना। जनरली साइलेंट एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय द बोन फ्रैक्चर। जब तक बोन कहीं पे फ्रैक्चर नहीं हो जाता है, हड्डियां टूट नहीं जाती हैं, तब तक ऑस्टियोपोरोसिस है बोल के जनरली कोई भी ऐसे एविडेंट साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं। हाउएवर जब कहीं पे बोन फ्रैक्चर होके आता है तो वहां पे हमको समझ में आता है कि जब हम उसका फिर लेबोरेटरी इवैल्यूएशन करते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि यहाँ पे तो ऑस्टियोपोरोसिस हुई है ना। तो अब हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, है ना। एज हम जो बाकी डिजीज को करते हैं वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ना, जिसका कॉज अननोन है, जैसे हमने हाइपरटेंशन और भी डिजीज में ऐसी कंडीशन देखी है। और फिर जो कुछ सेकेंडरी टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं जहां पे हमको कॉज एग्जैक्टली मालूम रहता है, कुछ भी मेडिकल कॉजेज वहां पे अवेलेबल रहती है ना। प्राइमरी में भी हमको टाइप 1 देखने को मिलता है, जो जनरली ईस्ट्रोजन की कमी से हो जाता है, टिपिकली पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, जहां पे फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है 50-55 साल में, तो उसके बाद जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल पे जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस को हम टाइप 1 प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे, है ना। जबकि टाइप 2 प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा है कि ये सेनिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। सेनिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, फीमेल हो या मेल हो, है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन मेल हो या फीमेल है उनको देखने को मिलेगा, और जो बोन फॉर्मेशन प्रोसेस है वो एकदम कम हो जाएगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। जनरली ये 70-75 साल में हमको देखने को मिलता है, लेट जेरियाट्रिक फेज में। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 या फिर एज रिलेटेड या फिर सेनाइल रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। प्राइमरी में 2 टाइप 1 जो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी से रिलेटेड है, बेसिकली पोस्ट मेनोपोजल वुमेन पे, और जो टाइप 2 है वो एज रिलेटेड है, वो जेरियाट्रिज्म में आता है। सेकेंडरी कॉजेज में है कि कहीं पे इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए थे जिसकी वजह से एस्ट्रोजन नहीं बन रहा था, है ना। ऐसे ही क्रोनिक डिसीज होते हैं जहां पे बोन हमारा वीक हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना।
जो पैराथ हार्मोन है या फिर कैल्सिटोनिन है, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वहां पे भी ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। और फिर होते हैं ड्रग इंड्यूस, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस से की रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें सबसे जो टिपिकल एग्जांपल आता है वो आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो वो डायबिटीज होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है, ग्लाइसेमिया करा देता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। इसीलिए हमको जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसको लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। होप यहाँ पे आपको ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप समझ में आ गए होंगे, है ना। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस का पैथोफिजियोलॉजी है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। अगर हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे तो हम इसको आराम से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 की डिस्कस करी थी, तो जो सेकेंडरी टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस है वो तो अंडरलाइंग कॉज है, अंडरलाइंग कॉज है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। मगर जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है वो कैसे होता है वो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी है। जैसे इसमें टाइप 1 की हमने बातें करी थी जिसमें पोस्ट मेनोपोजल वुमन है और एस्ट्रोजन की लेवल कम है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एस्ट्रोजन कम होगा। और फिर एक जो दूसरा हमारा टाइप 2 था वो था सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या हो रहा है कि जनरली जब आदमी या औरत जो है वो बूढ़ी हो जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ जो हमारे बॉडी में बोन बनने का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और जो बोन रिजॉर्प्शन या फिर डिटोरेट होने का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। वो बोन के साथ नहीं होता है, वो जनरली हमारे बॉडी के सारे ही टिश्यूज के साथ ऐसा देखने को मिलता है। अब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोन की डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट हमको यहाँ पे क्या समझना है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है जहां पे आता है ब्लास्ट उसका मतलब होता है कि ये बनाने वाले सेल है। बी मतलब बनाने, आप ऐसे इसको समझिए। जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बोन को बनाते हैं, है ना, बोन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो कम हो जाते हैं, मतलब जो बोन को बनाते हैं वो सेल कम हो जाते हैं। और ऊपर से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे साइटोकाइंस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे इंटरल्यूकिन 1 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा हो गया। ऐसे जो ये साइटोकाइंस है ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसकी ये एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे सेट्स ऑफ सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। हाँ, ब्लास्ट मतलब बनाना, क्लास्ट मतलब बिगाड़ना। जो ये बिगाड़ते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि जो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो तो कम है, राइट। अब क्या हो रहा है, बनाने वाले सेल की एक्टिविटी कम हो जा रही है और बिगाड़ने वाले सेल की एक्टिविटी बढ़ जा रही है। तो क्या होगा, बोन बिगड़ेगा, बोन डिटोरिएट होगा, बोन धीरे धीरे लॉस में चले जाएगा, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारा प्रोसेस रहता है। यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देके समझने की कोशिश करेंगे, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि एक रैंक एल बोल के एक पर्टिकुलर जो रिसेप्टर है वो एक्सप्रेस हो जाता है। ये कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, ये बोन पे एक्सप्रेस होता है ना। और फिर वहां पे एक आता है ओपीजी बोल के, है ना। जो ये ओपीजी है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोप्रोटोजेनिन, है ना। जो ये ऑस्टियोप्रोटोजेनिन है इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने की बात है, रैंक एल का एक्सप्रेशन बढ़ जा रहा है जबकि ओपीजी का प्रोडक्शन घट जा रहा है। अब ये जो रैंक एल है ना, रैंक एल का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर, राइट, लाइगेंट। ये जो इसका लाइगेंट है ना ये एक्सप्रेस बढ़ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, जो रैंक की एक्टिविटी है वो बढ़ा देगा। रैंक का जो काम है वो काम क्या है, बोन को रिजॉर्प्ट करना। क्या है इसका काम, बोन को रिजॉर्प्ट करना। तो ये इसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। जो इसकी एक्टिविटी जब बढ़ जाती है ना, हमारे बॉडी में क्या होता है कि फिर जो ये ऑस्टियोप्रोटोजेनिन बोल के कंपाउंड रहता है ये इसको नलिफाई कर देता है। मतलब इसका जो बैलेंस है, मतलब जो ये बोन बनने का बैलेंस है और ये डिटोरेट होने का बैलेंस है, ये रैंक एल एक्सप्रेशन और ओपीजी प्रोडक्शन जो है ये इंटरचेंजेबली इसको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या हो रहा है कि जो ये रैंक एल है, मतलब जो बोन बिगाड़ने वाला प्रोसेस है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जा रहा है और जो ये बचाने वाला प्रोसेस है, बनाने वाला प्रोसेस है वो लेस हो जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लाइगेंट है ना, ये लाइगेंट रैंक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो ऑस्टियोक्लास्ट के प्रिकसर है उसको बढ़ा देगा। ऑस्टियोक्लास्ट मैंने क्या बोला था कि जो बोन बिगाड़ने वाला होता है, जो बोन को नुकसान करने वाला होता है वो सेल होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि एक्टिवेट हो जा रहा है और ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो आराम से मैच्योर हो जा रहा है। अब जैसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल मैच्योर होगा
तो क्या होगा, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है ये बोन को रिजॉर्प्ट करना चालू कर देगा। ऑस्टियोक्लास्ट जैसे मैच्योर हो जाएगा ये बोन को रिजॉर्प्ट करेगा। रिजॉर्प्ट का मतलब होता है कि बोन लॉस होना चालू होता है ना। यहाँ पे ये जो NF-κB जो अपना सिग्नलिंग पाथवे है ना, ये सिग्नलिंग पाथवे क्या करता है, बोन में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा देता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, मतलब इसका जो पीएच है बोन का वो कम हो जाता है ना। और कुछ जो एंजाइम है जिसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, एग्जांपल कैथेप्सिन के, ये एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो जाती है। एसिडिफिकेशन होने की वजह से, पीएच कम होने की वजह से और कैप्थेसिन के की वजह से क्या होता है, ये जो ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, जो बोन के सेल्स रहते हैं, वो सेल धीरे धीरे डिटोरेट होना चालू होते हैं, वो डेथ होना चालू होते हैं, और जिसकी वजह से जो है सेल धीरे धीरे मर जाते हैं। और जो सेल, जो बोन की डेंसिटी रहती है, बोन सेल की डेंसिटी रहती है, वो डेंसिटी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ बोन मास डेंसिटी, और जिसको हम क्लिनिकली हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एट दिस पॉइंट बोन रिजॉर्प्शन एक्सीड दी बोन फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो बोन का माइक्रो आर्किटेक्चर है वो भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन की फ्रेजिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है, और उसमें कोई भी ऐसा लोड वोड पड़ता है तो वहां पे ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर हो जाता है। होप यहाँ पे आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने इनका जो है एब्रिविएशन फॉर्म भी लिखा है। रैंक का मतलब होता है रिसेप्टर एक्टिवेटेड ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर KB, और रैंक इसका लाइगेंट हो गया, और OPG बोले तो ऑस्टियोपोरोटोजेनिन, है ना। तो ये जो इसका बैलेंस है, ये बैलेंस खराब हो जाता है। मोटा मोटी तरीके में समरी में क्या हो जा रहा है कि जो बोन को, है ना, जो बनने की प्रोसेस है वो कम हो जा रही है, और जो बोन डिटोरेट होने की प्रोसेस है वो ज्यादा हो जा रही है, बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से हमको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समरी लिखी है। जो एस्ट्रोजन है ना, वो एस्ट्रोजन का काम है OPG की एक्टिविटी को बढ़ाना और रैंकेल की एक्टिविटी को घटाना। जैसे ही फीमेल पे एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, OPG की एक्टिविटी घट जाएगी और रैंकेल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जैसे एस्ट्रोजन घटता है तो OPG भी घट जाता है और रैंक की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना। जो ये रैंक का जो लाइगेंट है, ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है ना, और जो OPG है ये इस ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को अपोज करता है। अगर इसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है तो वहां पे रिमॉडलिंग बैलेंस खराब हो जाता है, और जो बोन का बोन मास डेंसिटी है वो कम हो जाता है, और इस तरीके से आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। होप यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप इसको आराम से एग्जाम में भी लिख पाओगे। तो आज के क्लास में यही था कि हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में देखा और उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखा, है ना। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक सिस्टेमिक स्केलेटल डिसऑर्डर है, जहाँ पे बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है और बोन के माइक्रो आर्किटेक्चर्स जो है वो खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली बोन मास डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और जो बोन की फ्रैक्चर होने की संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। बेसिकली टेक्निकली अगर हम वन सेंटेंस में इसकी बात करें तो जो बोन बनने की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो बोन बिगड़ने की प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट हो जाती है। मोर कॉमन इन फीमेल, स्पेशली आफ्टर द पोस्ट मेनोपोजल एज, है ना। तो हिप बोन जो है, वर्टिब्रे बोन जो है और रिस्ट बोन जो है वो ज्यादा रिस्क में रहते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस है। प्राइमरी में हम फिर दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आता है टाइप 1 जिसमें पोस्ट मेनोपोजल वुमेन पे देखने को मिलता है, और टाइप 2 जो एज के साथ आती है, और सेकेंडरी में जैसे इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, या फिर कोई क्रोनिक डिसीजेस की वजह से हो सकता है, या फिर कभी कभी ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। और हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया कि चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, बेसिकली क्या होता है कि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी वो बढ़ जाती है और ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी वो कम हो जाती है ना। इसमें जो रैंक का लाइगेंट है उसकी एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, और जो उसको न्यूट्रलाइज करने वाला ऑस्टियोपोरोटोजेनिन रहता है उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है जो बोन को नुकसान करता है उस सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो बोन बनने की एक्टिविटी होती है वो खुद से कम हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बोन सेल डिटोरेट होते रहते हैं, एसिडिफिकेशन प्रोसेस से, पीएच कम हो जाने की प्रोसेस से, या फिर कैथेप्सिन के जैसे एंजाइम की वजह से जो है हमारे बोन के जो सेल है वो धीरे धीरे मरना चालू हो जाते हैं, और जो बोन सेल है उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती है, जिसको हम लॉस ऑफ बोन मास डेंसिटी बोलते हैं। और इसकी वजह से जो बोन है वो पोरस फॉर्म पे हो जाते हैं, खुखले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और जो हड्डियां टूटने का जो एक सिलसिला है वो बढ़ जाता है, उसका रिस्क जो बढ़ जाता है, और उसी को हम क्लिनिकली ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं। एस्ट्रोजन में इसका बहुत अच्छा रोल है। एस्ट्रोजन क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये OPG की एक्टिविटी को बढ़ाता है और रैंकेल की एक्टिविटी को कम करता है। अगर पोस्ट मेनोपोजल फेज में अगर
ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तो वहां पे ऑस्टियोप्रोटोजेनिन के एक्टिविटी भी कम हो जाती है और रैंकेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन फास्ट हो जाता है ना। क्योंकि ये जो रैंकेल है ये क्या करता है, ये बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि ऑस्टियोप्रोटोजेनिन जो है वो क्या करता है, वो बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि जो बोन फॉर्मेशन है वो कम हो जा रहा है और जो बोन रिजॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है। होप आपको ये क्लास आराम से और अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझ में आ गया हो। तो ये था हमारा आज का क्लास। यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जो पोर्शन है वो लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।